अब हम जिनको आज इस उद्घाटन सत्र में आमंत्रित करना चाह रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जाने माने बहुजन विचारक हैं और अपनी विचारधारा से जो मनवादी सोच के लोग हैं जब बोलने लगते हैं तो हिल जाते हैं। हमारे बीच में हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, प्रसिद्ध बहुजन विचारक, नई दिल्ली। आपसे आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपने विचार रखें। माननीय लक्ष्मण यादव सर। बामसेब के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए देश भर के आप सम्मानित लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करता हूं। सम्मानित मंच और साथियों, आज बामसेब ये जो अपना 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया है और आप सब ने इस आयोजन के पूरे विस्तार को देखा होगा। हम जिस दौर में इस समय सांस ले रहे हैं, ये चौतरफा चुनौतियों का, मुश्किलों का ऐसा दौर है जहां हमारे तरफ इस देश के 90% से ज्यादा वंचित, शोषित, कमेरा लोग, मेहनतकश आवाम के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़ा जा चुका है। और ऐसा युद्ध जिसमें आपके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उन सभी हमलों को समेटते हुए, उन सभी मोर्चों पर एक वैचारिक गोलबंदी करने का काम बामसेब जैसे संगठन ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक और एक मिलकर दो हों तो यह गणित होती है, और अगर एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो इसे संगठन कहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसी मंच पर उन सारे सवालों पर बातचीत हो सकती है। और जब मैं पिछले दिनों यहां आने से पहले इस राष्ट्रीय अधिवेशन का पर्चा देख रहा था तो मुझे एक सुकून मिला कि इस लगभग 3 से 4 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में कमोबेश उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है जो आज के दौर में सबसे जरूरी सवाल बनकर उभरे हैं। जो भी व्यक्ति इस देश का, इस देश को, इस राष्ट्र को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत के संविधान के मुताबिक इसे चलाना चाहता है, समता व न्याय के विचार में भरोसा रखता है, उस सब की शर्त यह है कि वो इन मुद्दों पर क्या राय रखता है। इससे तय होगा कि इस युद्ध में आप हमलावर के साथ खड़े हैं या हमला जिन पर हो रहा है उनके साथ खड़े होकर के आप न्याय और समता के पक्ष में खड़े हैं।
तो ये फैसले का, इम्तिहान का वक्त है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो धार्मिक सांप्रदायिक नफरत के, दंगे के माहौल के चुनौती के रूप में एक सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, नई शिक्षा नीति का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सवाल हो, वैचारिक सांस्कृतिक सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, मजदूरों का, किसानों का, इन सभी सवालों को एक समेट करके एक गंभीर चिंतन करते हुए इस मकसद से यहां इकट्ठा हुए हैं कि हम 2022 के अंतिम पड़ाव पर जहां खड़े हैं, इन सारे सवालों में भारत को एक ऐसी तरफ मोड़ा जा रहा है कि इन्हीं सवालों के आधार पर तय हो जाएगा कि कौन 10% उस भारत में है जिसके लिए सब कुछ कंट्रोल कर दिया जा रहा हो, जिसके हाथों में सब कुछ बेचा जा रहा हो, जिसके हाथों में सब कुछ का कब्जा फिर से बनाए रखा जा रहा हो, और 90% आवाम को, इस मुल्क के मेहनतकश आवाम को पूरे इन अधिकारों से वंचित कर दिया जा रहा हो। इसलिए मैं बधाई देता हूं बामसेब के आयोजकों का कि आपने उन सवालों पर एक मुखर होकर के गंभीर चिंतन के लिए ये 4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस अधिवेशन में इन सवालों पर जब गंभीर विमर्श के बाद लोग लौटेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, देश भर में, और मैं जानता हूं कि बामसेब तमाम मुश्किलों, चुनौतियों से लड़ते हुए आज भी एक उम्मीद का नाम है। जो अपने इलाके में जाएंगे तो इन सवालों पर एक विस्तृत कार्य योजना के साथ फिर से संघर्ष करेंगे। मेरे ठीक पहले प्रोफेसर कांचा इलैया बोल रहे थे, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रोफेसर्स के, ऐसे एकेडमिशियंस को, ऐसे फिलोसफर को पढ़कर, जानकर, समझकर और इनसे हिम्मत लेकर के लड़ने का थोड़ा सा जुनून पैदा किया है। इसलिए मुझे गर्व है कि मेरे साथ मंच पर मैं उनके साथ बैठा हूं। और बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने उद्बोधन के आखिर में बोली कि ठीक बात है, डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत प्रसिद्ध सा स्लोगन, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, और प्रोफेसर कांचा इलैया ने उसे एक नए रूप में उसमें जोड़ा है, रीड, राइट एंड फाइट। मैं इंडोर्स करता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं इस नए स्लोगन को, और मैं चाहूंगा कि नई पीढ़ी के लोग अब इस रास्ते को चुनें। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई। अभी मैं जब यहां बोलने आ रहा था, कमलाकांत काले साहब बता रहे थे कि ये जगह जहां पर यह आयोजन हमने चुना है राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए, एक जमाने में सैकड़ों साल पहले इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी ने अपनी नेवी की स्थापना की और यहां पर एक नए मिशन की शुरुआत की थी। सामने जो 100 साल, 150 साल से ऊपर जो ईंट का भट्ठा, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा जब उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जब अपने कुछ संस्थान, कुछ निर्माण इधर कर रहे थे तो उसका जुड़ाव इस भट्ठे से है। और इस पूरे मजमून को, इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रपत्र को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई भी पढ़ाई, और मैं प्रोफेसर कांचा इलैया के उस स्लोगन के पहले पॉइंट को देख रहा हूं, पढ़ाई का मतलब क्या? केवल डिग्रियां? क्योंकि अभी उद्घाटन सत्र है, इसका कोई एक विषय नहीं है।
कमलाकांत साहब ने एक छूट हमें सौंपी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा उस पर अपनी बात समेटूंगा। जैसे इसी राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा सबसे प्रिय विषयों में एक शिक्षा का सवाल यहां शामिल किया गया, और शिक्षा के सवाल पर बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन खींच दी गई है कि हम अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू कर दी गई है। और इस मुल्क को यह बात भूलनी नहीं चाहिए, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, दुनिया के सामने एक वैश्विक महामारी आई हुई थी, पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा था, जो इंसान थे वो इंसानों को बचाने में लगे थे, और जो आपदा में अवसर खोजते हैं वो उन नीतियों को लागू करने में लगे थे कि इंसान इंसान में जो खाई है वो और गहरी हो जाए और हम इस मुल्क को बांट दें। इस मुल्क के हुक्मरानों ने उसी कोविड के समय 3 किसानों के कानून पास करवा दिए, जिसमें फसलों और नस्लों को बेच दिया निजी हाथों में। श्रमिक कानून, चूंकि इस अधिवेशन का एक सत्र ही है मजदूरों के सवाल पर, तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है कि 3 कानून जैसे किसानों के भलाई के लिए लाए गए। कमाल का देश है साहब, जिसका फायदा किया जा रहा है। भाई डॉक्टर इलाज करता है तो डॉक्टर मरीज को झूठा वादा नहीं करता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैं डॉक्टर हूं और मैं जो इलाज कर रहा हूं उससे तुम्हें फायदा मिलेगा। वो इलाज करता है, मरीज को महसूस होता है कि उसका इलाज हो रहा है या बीमारी घट रही है या बढ़ रही है। डॉक्टर को भाषण देने की जरूरत है क्या? डॉक्टर को अपना काम करना है कि देखो हमने तुम्हें बीमारी तुम्हारी ठीक कर दी। और जब मरीज ही पलटकर खड़ा हो जाए कि मुझे इस डॉक्टर पर शंका हो रही है, ये वाली शंका नहीं कि इसकी डिग्री फेक है, ये वाली शंका तो अलग शंका है, लेकिन उस इलाज पर भी अगर उस मरीज को शंका हो और डॉक्टर को भाषण दे दे करके करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये तपस्या करनी पड़े कि ये जो कानून हम लाए हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए लाए हैं, फिर कहीं तो लगता है दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई। हालांकि मैं भाषा विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं तो मैं जानता हूं कि जब हम काले और गोरे के प्रतीक को इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, ये मुहावरा कितना कितना भेदभावकारी है। लेकिन दोस्तों, उस कोविड में 3 किसान कानून पास किए गए और दावा यह किया गया कि हम ये कानून किसानों की भलाई के लिए ला रहे हैं। तो जिनकी भलाई के लिए ला रहे थे वो समझ गए, उन्होंने दिल्ली घेर लिया। 750 जवान शहीद हुए, किसान 13 महीने संघर्ष किया, लेकिन चलो उन तीनों कानूनों को वापस कराने में कामयाब हो गए, क्योंकि किसानों के ट्रेड यूनियन संगठन बचे हुए थे, जैसे तैसे भी बचे हुए थे। लेकिन दोस्तों, इसी देश में उसी कोविड काल में जब 3 श्रमिक कानून लागू कर दिए गए और श्रमिकों के ट्रेड यूनियन पहले ही बर्बाद कर दिए गए हैं। ट्रेड यूनियन संगठन का मतलब यही होता है कि वो संगठित होकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं कर्मचारियों के हक में, उन लोगों के हक के लिए वो संगठित होकर संघर्ष करते हैं। और उसी का खामियाजा यह हुआ कि तीनों श्रमिक कानून वापस नहीं कराए जा सके, वो लागू हो गए और आज की डेट में श्रमिकों का कोई आंदोलन आप कहीं नहीं देख पा रहे। और उसी समय दोस्तों, कोविड से लड़ने के समय इस मुल्क के तानाशाह हुक्मरान नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी है। कोई डिबेट नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई विमर्श नहीं, सीधे थोप दिया गया कि अब एक नई शिक्षा नीति लागू कर दे रहे हैं। और वह भी दावा यही कि यह विद्यार्थियों के हक में है, हित में है। मैं केवल इशारा कर रहा हूं, अगले सत्र में जब विस्तार में बात होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि नई शिक्षा नीति के उन बारीकियों पर यहां के वक्ता प्रकाश डालेंगे कि कैसे नई शिक्षा नीति। प्रोफेसर कांचा लैया को दिल्ली विश्वविद्यालय के हमने एक कार्यक्रम में बुलाया। प्रोफेसर कांचा लैया ने एक बहुत शानदार बात कही थी कि जब एक ग्लोबल
ग्लोबल लैंग्वेज की तरफ हिंदी की बजाय अंग्रेजी है। नॉलेज प्रोडक्शन, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, उसका एक ग्लोबल डिस्कोर्स है। प्रोफेसर कांचाइलिया ने कहा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। मैं भी यहां से उस बात को इंडोर्स करता हूं कि हमें अब अपने बच्चों की तालीम के लिए अंग्रेजी की तरफ भी जाना चाहिए। बाकी भारतीय भाषाओं में जो भाषा उनकी है उन्हें भी साथ रखें। मैं भोजपुरी इलाके का आता हूं तो मैं हिंदी की बजाय चुनूंगा कि मेरी भाषा भोजपुरी होनी चाहिए, और प्लस मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा ताकि जब जरूरत पड़े तो मैं अपने डायमेंशन को खोल सकूं। लेकिन उस त्रिभाषा फार्मूला के नाम पर भाषाई वैचारिक आरोप आपके ऊपर नई शिक्षा नीति में कर दिया गया है। विस्तार में बात होगी बाद में। नई शिक्षा नीति कहती है कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी बनाएंगे। कहां तो इस देश को नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने चाहिए कि कोई अगर नहीं जा पा रहा है स्कूल तो हम उसके करीब कोई स्कूल खोल दें कि जो गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे हैं वो अच्छी तालीम पाएं। इस नई शिक्षा नीति ने क्या किया कि अगर 2000 से कम, 3000 से कम किसी स्कूल में, किसी डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी होंगे तो हम उस स्कूल को, उस डिग्री कॉलेज को किसी दूसरे में मर्ज कर देंगे या क्लोज कर देंगे। दिस इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पैसा नहीं है इस देश में, शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षक को परमानेंट नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। स्वयं ऐप बन गया है, ऑनलाइन ऐसे ही कोई टीचर पढ़ाएगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े, सबको हम डिग्री बांट देंगे। डिग्री बांटने का नाम, मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या मंडल की लड़ाई हो, या आज जो स्लोगन प्रोफेसर कांचाइलिया ने दिया है, पढ़ने का, लिखने का, इन सब का वास्ता मुझे लगता है डिग्रियों से नहीं, कॉन्शसनेस से है, चेतना से है, समझदारी से है। और नई शिक्षा नीति आपके यहां डिग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए वो धीरे धीरे पूरे स्कूल सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मंच पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है, पहला ही विषय था, मेरा प्री विषय था, मैं सर उस पर बोलना भी चाह रहा था कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा है, उसे संबोधित करते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना बोलता है कि उनके बोलने में ही यह समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बोलते हैं वो। महोदय जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हें अपनी जाति कभी याद नहीं आई, और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, देश में बड़े बड़े सभाओं में जाकर कहने लगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। फेक ओबीसी हैं वो। 2002-3 के आसपास अपनी जाति को अपने से जुड़वाया है, इसलिए वो दर्द नहीं समझते, वो दर्शन नहीं समझते, वो मकसद नहीं जानते। वो फेक ओबीसी इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 8 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा ओबीसी होने का हक निभाया कि एक बार भी उनकी जुबान पर मंडल कमीशन का नाम तक नहीं आया। किस बात के ओबीसी हैं आप? इस देश की आधी आबादी, मैं भारत के संविधान के बाद जिस एक दस्तावेज को हम जैसे लाखों लाख नौजवानों के मुस्तकबिल को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, इस मुल्क को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, तो भारत के संविधान के बाद वो दस्तावेज है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। वो न होता तो भारत ऐसा कभी नहीं होता। आप उस कमीशन की रिपोर्ट का नाम तक नहीं लेते। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है 52% आबादी, 52% उसको हक मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये अपने तथ्यों, तर्कों और शोध के आधार पर इंदिरा साहनी के संविधान सभा की संविधान बेंच में जीत के रूप में हमें एक हक देती है कि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नहीं होता, पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक है, जो जाति के आधार पर होता है। इसीलिए ओबीसी को रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिला। और मैं जब आपके इस अधिवेशन का
उस सत्र का ये पर्चा देख रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और ईडब्ल्यूएस की बात है। मैं सवाल करता हूं इस मुल्क के निजाम से कि महोदय, आप ओबीसी हैं, मैं तो उम्मीद भी नहीं करता इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप ओबीसी होकर के कभी आप छत्रपति शाहू जी को याद करेंगे, कभी आप ज्योतिबा फूले को याद करेंगे, कभी लोहिया को लेकिन याद करते हैं। वो है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और जब बात इस मुल्क के प्रधानमंत्री की हो तो 10-20 नहीं, हजारों चेहरे होंगे उनके। कब वो चाय बेचेंगे, चाय बेचते बेचते देश बेच देंगे, वो भी तो एक चेहरा है। कभी वो फकीर बन जाएंगे, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे और अपने उड़ने के लिए करोड़ों रुपए का जहाज मंगा लेंगे, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च हो गया। कैसे आप प्रधानमंत्री हैं, फकीर हैं? अगर यही फकीरी अंदाज है तो मैं तो चाहता हूं इस मुल्क का 130 करोड़ व्यक्ति भी फकीर बन जाए। ऐसा ही फकीर मुझे भी बनना है भाई, कि मैं सुबह वाले सत्र में बोलूं तो ये वाला कपड़ा रहे, शाम वाले सत्र में बोलूं तो कोई और कपड़ा रहे, रात वाले सत्र में जाऊं तो कोई और कपड़ा रहे, दिन में संसद में बैठूं तो मास्क लगाकर बैठूं कि कोरोना फैल जाएगा, रात में शादी समारोह में जाऊं या अपनी चुनाव की रैली में जाऊं तो कोरोना सो गया है, वो नहीं फैलेगा। ऐसे नमूनों का राज है आज इस देश पर। हो सकता है कमलाकांत साहब को एक नोटिस आ जाए कि भाई आपके सम्मेलन में भी कोरोना फैल सकता है। अरे कोरोना छोड़ो, जहां जहां फूले अंबेडकर शाहू पेरियार के मिशन की बात होगी वहां एक अलग किस्म का एक वायरस है जो वैचारिक वायरस है, और हम चाहते हैं कि यह वायरस पूरे देश में फैले और इस देश में क्रांति का आगाज हो। और इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं बार बार ऐसे अधिवेशन को, ऐसे सम्मेलनों को जो आज के भारत की चिंता है। कल्पना करिए साहब, बड़े बड़े नेता इस देश में जिन मुद्दे पर बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सम्मेलन में प्रबोधन सत्र क्रमांक 3 में वो मुद्दा लिखा हुआ है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल दे करके, संस्कारी ब्राह्मण बता करके गृह मंत्रालय से लेकर गुजरात सरकार ने जो संविधान की धज्जी उड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग इस बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के मुखालफत कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इसलिए आपके इस मंच को, मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस मंच को, क्योंकि आपने यह सवाल उठाया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप नहीं पढ़ोगे, 52% को 52% आरक्षण आप नहीं देने की बात करोगे। बाबा साहब ना होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री न बन पाता। यह बात बाबा साहब और उनके मानने वाले लोगों को अच्छी लगेगी कि चलो इस देश का प्रधानमंत्री कम से कम यह मानता है कि बाबा साहब ना होते तो वो प्रधानमंत्री न बनता। लेकिन खबरदार, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये बाबा साहब को याद करना, बाबा साहब के घर पर करोड़ों रुपया खर्च करके उनका एक अच्छा घर बनवा देना, उनकी एक अच्छी मूर्ति बनवा देना, जोर से जय भीम बोलना, जैसे ही ये कुछ हो तुरंत सजग हो जाइएगा। वो जो झुक कर सजदा कर रहा है, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को माला पहना रहा है, उसने बाबा साहब के सपनों का भारत न बनने की कसम खाई है और बाबा साहब के विपरीत ही सारा काम कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने क्या कहा था भाई, रिजर्वेशन क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? बाबा साहब ने बाकायदे रिजर्वेशन के पूरे डिस्कोर्स को लिखा और उसका एक ही लाइन का निचोड़ है कि यह प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है। यह मुल्क कभी भी बराबरी का नहीं बन सकता जब तक हम इस देश के वंचित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को उनकी जगह का उतने हिस्से नहीं दे सकते। ये कहां से आ गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? केवल अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए आपको जब मौका मिला तो ओबीसी प्रधानमंत्री बन गए, और मौका जब काम करने का मिला तो मंडल कमीशन की 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देने की बजाय बिना आंकड़ों के, बिना जाति जनगणना के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंदोलन और मांग के अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए
बिना किसी कानूनी और वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया के ईडब्ल्यूएस आरक्षण रातों रात लागू कर दिया गया, इसलिए भारत का संविधान खतरे में है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की संकल्पना पर हमला है। कल को कह दिया जाएगा भाई क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी में वैसे ही क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लागू होगी, और जैसे ही क्रीमी लेयर की डिबेट बढ़ेगी वैसे ही एक दिन कहा जाएगा आज रात 8 बजे से सारा आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाता है, अब केवल गरीब और अमीर दो ही लोग बचेंगे। ये नीयत में खोट है। इसलिए इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को ठहर कर सोचने का वक्त है कि हमला आपके ऊपर चौतरफा, इसीलिए मैंने कहा न्यायपालिका अब ऐसे ही उनके हाथ में चली जाएगी कि आज आप राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाइए, कल चलिए सुबह राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए। आज आप फैसला उनके पक्ष में सुनाइए, कल को किसी ग्रीन ट्रिब्यूनल का आप इंचार्ज और चेयरमैन बन जाइए। निष्पक्षता कहां है भाई? ईवीएम, चुनाव आयोग और ये सारे लोकतंत्र टिका किन चीजों पर है? इसीलिए मैंने कहा कि एक स्तंभ, एक पिलर था यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, वो कोलैप्स कर दिया नई शिक्षा नीति में। जुडिशरी एक पिलर है, और जुडिशरी ये दिख रहा है कि चाहे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला हो, क्या कह रहे हैं वो जज, रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, लेकिन ये इलीगल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए। कैसा है ये नियम? और उसके बाद जुडिशरी कितना निष्पक्ष बची हुई है, और मीडिया पर तो खैर कोई बात ही नहीं करनी है। मीडिया इस देश में केवल दंगा कराने के लिए चारों तरफ जहर फैला रहा है। इसलिए आपके अधिवेशन में जब सांप्रदायिकता को एक चुनौती के रूप में कबूल किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस देश का मीडिया बिक जाए, कल तक जो छप कर बिका करते अखबार, वो बिक के छपा करते हैं, वो पहले बिक चुके हैं। कलम पर पहरा पूंजीपतियों का हो गया है, और वही पूंजीपति जो चुनाव में इतना चंदा देते हैं कि उनको ही पूरा देश बेचते बेचते दुनिया का दूसरा अमीर आदमी उनको बना दिया जाए, और बाकी देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज और 500 रुपया पर वोट देने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि उद्घाटन सत्र जिन मसलों और जिन मुद्दों की बुनियाद पर खड़ा है, और अगले 4 दिन जिस पर गंभीर विमर्श किया जाना है कि इस मुल्क का आईन, भारत का संविधान खतरे में है, तो कैसे खतरे में है उसका पूरा दस्तावेज, ये पूरा सत्रों का समावेश आपके सामने है। जाति जनगणना का सवाल हो, शिक्षा नीति का सवाल हो, ईवीएम का सवाल हो, न्यायपालिका का सवाल हो, मजदूरों और किसानों का सवाल हो, ये वे सवाल हैं जो उस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में इस बामसेब के राष्ट्रीय प्रपत्र में आप खोज कर देखिए, तस्वीरें बनी हुई हैं। ये कोई महान लोग चुनाव लड़के महान नहीं हुए थे, तथागत बुद्ध से लेकर मंडल और कांशीराम तक, बिरसा, फूले, पेरियार से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद तक, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से लेकर छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, ललई सिंह यादव, ये कोई चुनाव लड़के महान लोग नहीं बने थे। इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया, कांचायलिया सर ने जो बात कही, पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आज जो पत्ते टूट रहे हैं, मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, उन पत्तों को यह पता चले कि जिन शाखों पर वो पले बढ़े, उनकी जड़ों में अब कोई मट्ठा डाल रहा है। और पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि अपनी जड़ों को पहचाने, अपनी वैचारिक जड़ों को, अपनी दार्शनिक जड़ों को। और मैं तो और जब वो जड़ में जाएगा तो पाखंड अंधविश्वास से दूर होगा, सांप्रदायिकता से दूर होगा। मुझे याद आ रहा है, कंचैलिया साहब आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा ये सब कहते हैं गाय सबसे बड़ी पवित्र चीज है और पूरा भारत भैंस का दूध पी रहा है। बफेलो नेशनलिज्म आपकी किताब है, उसको जरूर पढ़िएगा।
और तब मैं ये बात समेटते हुए केवल ये कह रहा हूं कि पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि इन मसलों पर सोचने समझने वाले गांव गांव तक हमारे बच्चे तैयार हो। और वो नहीं चाहते कि कोई पढ़े, वो पढ़ाई से आपको रोकना चाहते। अच्छा, अगर आप सब लोग पढ़ लेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो मस्जिद के नीचे से शिवलिंग कौन खोजेगा? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के रोज दंगा कराने का माहौल कौन बनाएगा? रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट कौन देखेगा? पूरे देश में सांप्रदायिकता को आग में कौन झोंकेगा? और पढ़ाएगा, अगर पढ़ेगा इंडिया, स्लोगन क्या देते हैं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तभी लिखेगा इंडिया, और पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो संघर्ष करेगा इंडिया अपने हक हुकूक के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए। 10% ईडब्ल्यूएस लागू हो गया है। अब इस देश में एक आंदोलन खड़ा करिए साथियों, एक बार जाति जनगणना कराओ, 2-4% जो उनका बचा है वो भी आरक्षण उनको दे दो, लेकिन जितना आरक्षण बचा है वो इस मुल्क के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और पसमानदा को दे दो। जिसका जितना हक है सबको बराबर का हक मिल जाए। अब इसके लिए आंदोलन इस देश में होना चाहिए, और यह आंदोलन तभी हो पाएगा जब पढ़ेगा इंडिया और लिखेगा इंडिया। वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अपनी विरासत से जुड़ेंगे, कल को जानेंगे, आज को पहचानेंगे, और एक आने वाला खूबसूरत कल बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, यहां यह जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए आप सभी लोगों, आओ इस जगह पर एक संकल्प लें कि इन वैचारिक मसलों को, गंभीर चिंतन के मसलों को आसान भाषा में गांव कस्बों मोहल्लों तक ले चलेंगे। इस देश को जिस क्रांति की जरूरत है उस रुख को ले चलेंगे, और एक ऐसा भारत बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि इस भारत को जो फूले अंबेडकर पेरियार साहू ने बनाया, मंडल कमीशन और भारत के संविधान ने बनाया, उसका लाभ हमने लिया है। और चूंकि लाभ लिया है और वो रास्ता बंद हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि उस रास्ते को बचाने के लिए एकजुट होकर, संघर्षशील होकर, हम सब 90% लोग एकजुट होकर उस भारत को बचाने के लिए लड़ें। और अगर ये भारत नहीं बचा पाए तो जैसे हम अपने पुरखों को याद करते हुए नाज करते हैं, 20-25 साल 50 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमें याद करते हुए अफसोस करेंगे कि उनके पुरखे लायक थे तो वो इतनी तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज और ब्यूरोक्रेट बन गए थे, लेकिन वो इतनी तादाद में होकर के भी इस मुल्क के संविधान को, मंडल कमीशन को, इस मुल्क को बिकने से, बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। हमें तय करना है कि हम आने वाली पीढ़ियों की नजर में शान से याद किए जाएं या शर्म से याद किए जाएं। मैंने फैसला किया है कि मैं वह सब कुछ जोखिम उठाऊंगा और अपने आने वाली पीढ़ियों की नजर में शान से याद किए जाने के लिए बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के मिशन में अपने संघर्ष को, पढ़ाई, लड़ाई और इस सब को जारी रखूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।